हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक सोनी और आज जो मेरे सामने बॉस बैठे हैं उनका नाम है डॉक्टर शिवम द्विवेदी। बॉस को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि बॉस अपने पहले अटेम्प्ट में इंटर्नशिप के साथ INICET ऑल इंडिया रैंक 634 और नीट PG में ऑल इंडिया रैंक 614 अचीव की है। तो सबसे पहले तो बॉस के लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन कि बॉस ने इंटर्नशिप के साथ साथ ही इतनी अच्छी रैंक अचीव की है। और बॉस हमारे नीट में रैंक ओपनर भी है हमारे कॉलेज में। तो बॉस आपका बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। तो बहुत सीधे स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि आपने अपनी नीट PG की जो प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट की और आपको क्या लगता है पर्सनली कि जो नीट PG की प्रिपरेशन होती है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या फिर जो कॉलेज में पढ़ाई होती है उससे कितनी अलग होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने नीट PG की प्रिपरेशन ओरिएंट होके सेकेंड प्रॉफ से स्टार्ट करी। सेकेंड प्रॉफ से उस समय मैरो का और प्रेप लेटर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ऐसा सीज़न नहीं था, तो उस समय डैम्स ज्वाइन करी थी दोस्तों के साथ। हालांकि फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि क्लास करने की उतनी आदत नहीं थी। तो धीरे धीरे लेकिन आदत पड़ गई MCQ बुक्स पढ़ने की। MCQ बुक्स पढ़ने की। तो सेकेंड ईयर में MCQ बुक्स पढ़ी तो वहाँ से थोड़ा एक्सपोजर हुआ। फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में मैरो आया तो मैरो लिया, नोट्स बनाए, फिर वही थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते हो गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब मेरे को सीरियस हो जाना चाहिए या फिर सेम पेस थी हमेशा पढ़ने की? हाँ, पेस तो सेम ही थी। सेम ही थी, कभी ऐसा नहीं था कि आदत बन जाती। आदत बन जाती। हाँ। तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया, लैब ज्वाइन किया, फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में मैरो सेकेंड ईयर के लास्ट में मैरो उठा लिया, नोट्स कंप्लीट कर लिए और उससे बताया। और कॉलेज के लिए क्या किया, जो कॉलेज की पढ़ाइयाँ होती हैं? कुछ नहीं, एग्ज़ाम से पहले एक रात पहले 2 रात पहले देख लेते थे, बस हो जाता था। एक रात 2 रात पहले जो रीजन किताबें हैं टॉपिक्स तो सेम ही हैं दोनों में, सही है। बस ये है कि एक में 4 ऑप्शंस रहते हैं, एक में ऑप्शन नहीं रहता। सही है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपने फोकस किया होता है, कॉन्सेप्ट बनाएंगे उसके बाद वही चीज़ है। सही है। तो आपका रूटीन क्या था पढ़ने का, कैसे पढ़ते थे? पढ़ने का रूटीन जैसे अब क्लास जानी होती थी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। फाइनल ईयर तो हमारा कोविड में भी था, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जितनी क्लास हो सकती थी करते थे। सही है। और पोस्टिंग्स कम जाते थे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, उतना ट्रेंड नहीं था। अच्छा। तो कम जाते थे, लेकिन ये रहता था कि टाइम उतना ही जाता था दिन भर, सुबह 8 बजे से 2 बजे या 4 बजे तक। तो उसके बाद आके अपना सेकेंड ईयर में तो सैटेलाइट कोचिंग, और उसके बाद अपना पढ़ते थे रात में। मतलब पोस्टिंग से इतना एक्सपोजर नहीं था? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक अच्छी रैंक चाहिए, बहुत अच्छी रैंक चाहिए, तो पोस्टिंग का कितना महत्व है उसमें कि पोस्टिंग करनी चाहिए अपनी सुविधा अनुसार। सुविधा अनुसार करनी चाहिए? हाँ, जैसे खुद यहाँ पे सीखने के लिए कुछ चीज़ें होंगी आपको समझ आएंगी, कुछ चीज़ें होंगी नहीं आएंगी, नहीं है। तो चूज़ करना पड़ेगा। हाँ। ये कहना चाहते हैं? हाँ। हाँ। तो जैसे आपने बता दिया आपका सोर्स जो था मेनली मैरो था और स्टार्टिंग में डैम्स था। तो आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हैं? आज कल तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, मैरो है, डैम्स है, अनअकैडमी है, डॉक्टर ट्यूटोरियल है, भाटिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप एक सोर्स वाले बंदे हैं या फिर आपको मल्टीपल सोर्सेज से कि ये भी पढ़ूँ, ये भी पढ़ूँ, ये भी पढ़ूँ, ये भी पढ़ूँ, ऐसा है? नहीं, सिंगल सोर्स ही ठीक रहता है। हमेशा सिंगल सोर्स? हाँ, सिंगल सोर्स ही ठीक रहता है। अगर इन केस आपको कोई सब्जेक्ट नहीं भी आ रहा है समझ, तो क्या आप स्विच करेंगे या तब भी आप सिंगल सोर्स पे? कुछ सब्जेक्ट ज़रूरी है कि अगर ना समझ में आए तो स्विच किया जाए। तो आपने किसी ऐसा सब्जेक्ट जो आपने किसी और उससे पढ़ा हो? हाँ, पैथोलॉजी मुझे लगता है पर्सनली सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पैथो? हाँ, तो 2-3 जगह से पढ़ा था, एक जगह से समझ में आया फाइनली। जैसे सबसे पहले मैरो से ही पढ़ा था, आराम से पढ़ा था, थियोरेटिकल ज़्यादा लगा, मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद देवेश मिश्रा से पढ़ा तो देवेश मिश्रा का समझ में आया। स्पर्श गुप्ता की बुक ले ली थी, उससे भी पढ़ा। जी आर जी स्पर्श गुप्ता की बुक है। हाँ, तो स्पर्श गुप्ता में कंटेंट ज़्यादा लगा। फिर अल्टीमेटली देवेश मिश्रा समझ में आई। सही समझ में आई। अगर आप जो सेकेंड ईयर के बच्चे देख रहे हैं हमारे अभी जो सेकेंड ईयर में आए हैं, उनको पहली चीज़ तो है कि पैथो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ। उसके बाद जो पढ़ने का सोर्स है देवेश मिश्रा इज़ बेटर, बाकी सब में सभी बढ़िया है, बट देवेश मिश्रा पर्सनली आप प्रेफर करेंगे। सही है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने जो भी अचीव किया है, जो रैंक आपने अचीव किया है, उसमें आपके पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या थी कि ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, इसके बाद ये रैंक आ जाएगी? तो ऐसा आपने कुछ रोड मैप टाइप बनाया था कि ऐसे हम ये गोल अचीव करेंगे, या फिर आपने कुछ टारगेट बनाया था अपने मन में कि मुझे इतनी रैंक चाहिए? नहीं, रैंक के टारगेट से तो शायद ही कोई एग्ज़ाम देता हो, लेकिन कुछ लोगों का होता है ना कि मुझे अंडर 1000 आना है, अंडर 500 आना है, अंडर 100 आना है, XYZ। तो आपने कभी ऐसा अपने मन में बनाया कि इतनी रैंक आएगी मेरी? ऐसा आया नहीं। लास्ट में थोड़ा बहुत आता था कि पता चल जाता था GT की रैंक देख के कि इतनी रैंक आएगी या इतनी रैंक आ सकती है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, बेस्ट केस में क्या हो सकता है,
लास्ट के 4-5 जीटी में पता चलता था। तो आपकी स्ट्रैटेजी? स्ट्रेटजी बताने से पहले ये बताऊंगा समस्याएं क्या क्या हुई। हाँ बिल्कुल, हो गया। धीरे धीरे शुरुआत में सेकेंड ईयर था तो क्लास जानी होती थी, सुबह उठने की आदत है नहीं, तो 8 बजे से फिर 2 बजे या 4 बजे तक क्लास करने के बाद ऐसा लगता था कि सो जाएं खाना खा के। फिर वहाँ टाइम जाता था, फिर चाय पीने जाना होता था, आदत पड़ गई थी। फिर 6 बज जाते थे, फिर सोचते थे कि अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई, तो 6-7 बजे पढ़ाई स्टार्ट होती थी तो रात के खाने का समय हो जाता था। फिर उसके बाद 10 बजे बजते बजते ये लगता था कि दोस्तों के साथ थोड़ा घूम लें, टहल लें खाना खाने के बाद। उसके बाद लगता था सुबह क्लास जाना। सो जाते हैं, नींद आती नहीं थी। तो शुरू में दिक्कतें हुई, तो ये दिमाग में आया, ये रियलाइज़ हुआ कि सबसे जो ख़राब चीज़ है तो ये दिमाग में ये बात रखना कि पढ़ाई शुरू करनी है या अब मैं शुरू करूँगा। सुबह 8 बजे उठे तो ये रहता था कि क्लास में जाके पढ़ने की कोशिश करूँगा। क्लास में बैठे बैठे दिमाग में आता था कि आऊँगा खाना खा के फिर पढ़ाई करूँगा, सो के उठूँगा फिर पढ़ाई करूँगा। ये बात दिमाग में रहती थी, होता कुछ नहीं था। तो ये चीज़ दिमाग से हटा देनी होती है कि अब मैं पढ़ाई करने बैठूँगा। एक चीज़ होती है रूटीन कैसे आता है, जैसे मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है, सुबह उठे तो आदत हो जाती है कि फ़ोन पे सबसे पहले हाथ जाता है। और कोई बड़ी समस्या भी नहीं है फ़ोन पे हाथ जाना। लोग व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, देखते हैं चीज़ें। एक आदत मैंने बनाई थी कि मैरो खोलूँगा। सेकेंड ईयर के लास्ट की बात बता, जब मैरो आ गया था तो मैरो खोलूँगा, एक क्वेश्चन करता था, फिर उसके बाद बाहर आ जाता था, फिर ब्रश करने जाता था तो वो क्वेश्चन दिमाग में चलता था। फिर नहाने जाते थे तो वो क्वेश्चन दिमाग में चलता था। फिर नोट्स पढ़ने के लिए ये रहता था कि सुबह उठे बगल में नोट्स रखें, एक पेज में पढ़ लेता था। तो इससे ये जो बाध्यता है वो ख़त्म हो जाती थी कि मेरे को शुरू करना है, कि मैं शुरू करूँगा। शुरू करने वाली बाध्यता समाप्त हो जाती थी। ये रहता था कि एक पेज मैंने पढ़ लिया, शुरू कर चुका हूँ, मैं मोड में आ चुका हूँ, अब जो है कंटिन्यू करना है। क्लास में 1-2 पेज पढ़ लेते थे, 3 पेज हो गए। अगर डेली टारगेट 40 पेज का बनाया है, जैसे पैथो अगर 300 पेज की है और अगर मुझे 40 पेज पढ़ना है तो 8 दिन लगेंगे। तो ये सोचता था कि 40 पेज पढ़ने, 3 पेज मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी दिन भर में, खाना खाते समय दिन में। हाँ 37 बचे हुए हैं। तो खाना खाने के बाद ये मन होता था कि थोड़ा तो सो जाएं। तो ये सोचते सोने से पहले 1-2 पेज और पढ़ लें, एक ही पेज पढ़ लें बस, 4 पेज हो जाते थे। फिर सो के उठते थे तो मन करता था कि चाय पीने जाएँ, चाय पीने से पहले 1 पेज पढ़ लेते थे। तो एक पेज और करते करते कम से कम 10 पेज तो दिन भर में हो ही जाते थे। फिर टाइम धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो क्या होता है कभी कभार कि हम 1 पेज पढ़ते हैं तो दूसरा पेज पढ़ने का मन करता है, क्योंकि कंटिन्यूटी आती है। तो उस तरह से धीरे धीरे एक आदत बन गई। कम से कम दिन भर में 2 घंटे का तो टाइम मिल ही जाता था पढ़ने का। जैसे रात में 10 से 12 तो पढ़ ही लेते थे, तो उस दौरान 35 पेज या 30 पेज जो बचे होते थे वो पूरे हो जाते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी मोड में होते थे, कंटिन्यूटी होती थी। ये बाध्यता नहीं रहती थी कि मुझे अभी शुरू करना है। तो आपको कितना टाइम लगा ये रूटीन बनाने में? जैसे आपने ये चीज़ करना रोज़ स्टार्ट किया, आज किया, कल किया, एक टाइम बाद आता है ना कि अब हो गया कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि मैं सुबह उठूँ तो मुझे MCQ लगाना है, अब मेरी आदत पड़ चुकी है। तो वो आदत पढ़ने में कितना समय लगा आपको? 1 महीना लगता है। 1 महीना बहुत। तो वो 21 दिन वाली फिलॉसफी आप भी मानते हो? नहीं, 21 दिन वाली फिलॉसफी तो नहीं मानता हूँ मैं। मतलब जैसे यूज टू होने में 1 महीना लग जाता है। जो भी रूटीन आप बनाओ उसको यूज टू होने में 1 महीना लगता है। डिटर्मिनेशन कम से कम 1 महीने रखनी पड़ती है, उसके बाद वो आपको रिजल्ट्स देगी। ठीक है। तो ये जो भी बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था है कि फ़ोन का एडिक्शन आपने बात की मेरे से पढ़ाई नहीं होती, पूरा दिन बीत जाता है पर हम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। उसका एक बहुत बढ़िया तरीका बताया है कि उठते ही 1 पेज पढ़ लो, उठते ही 1 MCQ सॉल्व कर लो। उससे ये होगा कि आप ये नहीं कहेंगे कि आपका स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट आपको ऑलरेडी हो चुका है। अब दिन में जब भी टाइम मिले, क्लास के बीच में टाइम मिला, वापस आने के बाद टाइम मिला, रात में टाइम मिला, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना, ऐसे करते करते 10-12 पन्ने आप फिनिश कर ही देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको ये भी नहीं होगा कि मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेन चीज़ तो स्टार्ट करने की है ना। एक बार स्टार्ट कर दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इससे बच्चे सीख भी सकते हैं। उससे ये भी बात है कि फ़ोन का जो डी एडिक्शन है, फ़ोन सबके पास होता है, आप भी फ़ोन चला देते हैं, बट वही है स्टार्टिंग में उठे मैंने को एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो जब तक ब्रश किया कुछ भी किया तो वो दिमाग में आपके घूम रहा है कि हाँ ठीक है इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, इसके बारे में जाना है, समझा है। तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो कर सकते हैं आसानी से। फ़ोन का एडिक्शन भी छूटेगा, एक रूटीन और डिटर्मिनेशन भी बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने जैसे तैयारी स्टार्ट की, आपने मॉड्यूल सॉल्व किए, तो जो आप GTs वगैरह हैं वो आपने देना कब से स्टार्ट किए थे, जो ग्रैंड टेस्ट में? GT
इंटर्नशिप में शुरू किया था। इंटर्नशिप में आपने जीटी शुरू किया था, और जो इंटर्नशिप के लास्ट तक जो आपके जीटीज थे उसमें आपकी रैंक किसके आसपास थी? मुझे लगता है 15-16 जीटी मैंने दिए हैं, तो उसमें लास्ट की 3-4 जीटी में ठीक थी। उससे पहले तो 1000, कभी 2000, 3000। हाँ 15-16 वही 1500 तो 15-16 जीटी 15-16 नहीं। तो स्टार्टिंग में सब 1000 के आसपास रैंक हाँ थी। 2000। और आखिरी के जो जीटीज थे उनमें अराउंड इतनी थी जितनी आपकी इसमें आई है नीट और एनआईसीटी? थोड़ी और ठीक थी, बेहतर थोड़ी और थी। बेहतर थी। हाँ थोड़ी और ठीक। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जीटीज में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जीटीज बढ़ने चाहिए, या जीटीज को उतना महत्व नहीं देते हैं? आप पर्सनली क्या सोचते हैं जीटीज के बारे में? जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 3-4 जीटी ये बता देते हैं कि प्रिपरेशन कितनी होगा है। कि नहीं होगा? नहीं, प्रिपरेशन कितनी है अच्छा। इतना बताएं, होगा कि नहीं होगा ये तो पहले के जीटी से डिसाइड होता है। अच्छा, जीटी लर्निंग टूल है, Learning कुछ tool है। प्रूफ नहीं करना है जीटी में, बस एक जीटी से दूसरा जीटी इम्प्रूव करना होता है। कुछ लोग होते हैं ये कहते हैं कि जीटीज में हमारी रैंक इम्प्रूव हो रही थी, या जीटी हम बहुत अच्छा कर रहे थे, बट जो मेन एग्जाम है उसमें अच्छा नहीं कर पाए, तो उनके क्या क्या कहना चाहोगे? जीटीज को आप वैसे मत देखो कि जीटीज में जो रैंक आई है वो वही डिसाइडिंग रैंक है। नहीं, वही डिसाइडिंग रैंक नहीं है। अगर ख़राब हो गई तो जस्ट अनदर बैड डे। जैसे जीटी हमेशा एक जैसे रहते नहीं है। सही बात है, कभी कभार जीटी में 2000 रैंक आई है, अगली में 100 रैंक भी आ सकती है। सही बात है। तो एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम वाला दिन इम्पोर्टेंट होता है, उसको थोड़ा सा मान लेना चाहिए कि ख़राब निकल गया, हाँ। ठीक है, हो जाता है किसी किसी के साथ। जीटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लर्निंग टूल की तरीके से इस्तेमाल देना चाहिए। आपने इंटर्नशिप में जीटी दिए 15-16 के आसपास जीटी दिए, उसके पहले कोई जीटी नहीं, कभी नहीं? नहीं, उसके पहले कभी कोई जीटी नहीं। ठीक है, आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हैं कि ये सब मॉड्यूल होते हैं जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, जैसे आज के जो ऐप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन की जो वो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। इस चक्कर में हमें ये पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या प्रेफर करते हो कि पहले आपने वीडियो देखी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया, या आपने सारी वीडियोस देख डाली, पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिया, उसके बाद क्वेश्चंस किए? और क्वेश्चंस कहाँ से करने चाहिए? ये तीनों सवाल साथ में आप इसका जवाब दें। सबसे पहले तो रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, नोट्स की रीडिंग इम्पॉर्टेंट नोट्स है। की रीडिंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीडिंग जो है वो बाकी रीडिंग से अलग होती है। फर्स्ट रीडिंग डिटेल में होनी चाहिए, सही है। तो उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन जब आप सेकंड रीडिंग पे आते हैं तो एक आपके पास एक टाइम फ्रेम रहता है, आपको पता रहता है कि इतने दिन में मैं पढ़ लूँगा। तो उस दौरान आप शेड्यूल बनाते हैं। जैसे अगर पैथोलॉजी ही है, अगर उसमें 300 पेज के नोट्स हैं, तो आप 8 दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि 40 पेज में पढ़ लूँगा, 4 घंटे में पढ़ लूँगा दिन में। फिर आप 2 घंटे क्वेश्चन बैंक करते हैं। तो हर सब्सिक्वेंट रीडिंग पे, रिवीजन पे आपको क्वेश्चन बैंक भी करना है, चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन बैंक एक्सटेंशन है नोट्स का, अच्छा, साथ ही में करना चाहिए, साथ में करना चाहिए। साथ में ही करना चाहिए। तो ये समझ के करना चाहिए कि नोट्स ही पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही पता चल रहा है। अच्छा, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो नोट्स पे ऐड कर लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं नहीं, बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, ऐसे तो एक्सपैंड हो एक्सपैंड हो जाएगा, जाएगा ना, वॉल्यूमिनस हो तो जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करना है उसको। तो वही धीरे धीरे जब हम करेंगे, जब क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल कई बार करेंगे, जैसे शेड्यूल में बता रहा था हाँ। कि जैसे 8 दिन आपने पढ़ाई करी हाँ, और आपका कंप्लीट हुआ, नोट्स कंप्लीट हुए और साथ साथ क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल भी कंप्लीट हुए। जैसे आज मैंने 40 पेज पढ़ा तो उससे रिलेटेड 2 मॉड्यूल हो गए, तो 8 दिन में कंप्लीट हो गया, या 9 दिन में कंप्लीट हो गया। 10वें दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में 3-4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगेंगे। फिर बाकी आप आधे दिन की छुट्टी कर लीजिए अपनी, एक ब्रेक मिल जाएगा। इस तरह से आपका हर सब्सिक्वेंट रीडिंग में यही शेड्यूल रहेगा। हो सकता है अगली रीडिंग में आपको 7 ही दिन लगे, लेकिन 8 दिन भी लगते हैं तो कोई बुरी बात उसके नहीं। बाद भी करना वही है, उसके बाद भी क्वेश्चंस करना वही है, मतलब जो सेकंड रीडिंग है उसके बाद भी आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने ही हैं, हाँ, क्वेश्चंस करने ही हैं। साथ ही करने हैं। आज मैंने 40 पेज पढ़े तो उससे रिलेटेड 2 मॉड्यूल करूँगा। अच्छा, सही है। क्वेश्चन मैरो से ही मैंने करे हैं, तो मुझे मैरो से लगता है करने चाहिए। मैं भी करने और धीरे धीरे प्रीवियस ईयर करते करते, जीटी देते देते पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे पता प्रीवियस ईयर चल को आप जाता है। कितना महत्व देंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। रिपीट होते हैं? प्रीवियस ईयर मैंने सुना है कि बहुत सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। 3 साल से न्यूमोथेरैक्स पे क्वेश्चन आ रहा है, अगले साल आएगा फिक्स है। फिर से आएगा। हाँ, तो मतलब कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं हॉट फेवरेट होते हैं जो एग्जाम में एकदम आने ही वो बार-बार पूछते हैं। सही है। तो मॉड्यूल साथ-साथ में सॉल्व करना, जितना पढ़ो उतना सॉल्व करना, और हर बार जब रिवीजन करो तो सेम काम करना है। जितना भी पढ़ा उसका डेली टारगेट्स के हिसाब से, डेली टारगेट 40 पेज या 30 पेज, जो हाँ, भी जितने भी टारगेट बनाया आपका 40 पेज था, किसी का 20 भी हो सकता है, किसी का 50 भी हो सकता कोई समस्या है, नहीं। डिपेंड। ये आपने अपना शेड्यूल बताया, जो आपने रूटीन बनाया, पहले तो आदत बनाई, उस आदत के बाद उस आदत को कंटिन्यू किया, उसके बाद जब रिवीजन में आए तो डेली टारगेट सेट किया,
क्वेश्चंस किए, टारगेट सेट किया, क्वेश्चंस किए और ये काम बार बार किया। हाँ सही है। तो ये तो क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में हो गया कि आपको सारे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एहसास हो जाएगा बाद में पढ़ते पढ़ते। पहली रीडिंग डिटेल होनी चाहिए, बाकी आपको एहसास हो जाएगा पढ़ते पढ़ते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है। तो एक क्वेश्चन है जो बहुत आजकल के बच्चों के दिमाग में है, हमारे बैच के बच्चों के दिमाग में है कि नेक्स्ट होने वाला है, होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट सबको बहुत डर है कि नेक्स्ट होने वाला है। तो अब उसके बारे में क्या कहोगे, नेक्स्ट होगा तो क्या चेंज, आपके पर्सपेक्टिव से क्या चेंज हो जाएगा? अगर नेक्स्ट होता है तो क्या चेंज हो जाएगा? ये तो मेरे लिए तो कहना मुश्किल ही है, क्योंकि आपको लगता है तैयारी का स्तर चेंज हो जाएगा? हो भी सकता है, हो भी सकता है, डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि सिलेबस तो मोर और लेस वही रहेगा, बुक्स तो वही रहेंगी, बुक्स भी वही रहेंगी, सिलेबस भी वही रहेगा और तैयारी करने वाला भी वही रहेगा। सही बात है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। तो चेंज क्या होगा? पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, हो सकता है, पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन अटकलें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। सही बात है, जब तक कोई लग गया वो ना आ जाए। तो अभी जो बच्चे नेक्स्ट को लेके वरीड है, आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? वरीड ना हो, यही कह सकते हैं। पढ़ाई करते रहे अपनी। पढ़ाई करते रहें, सही। लगना होगा तो लगेगा ही, आपके हाथ में तो है नहीं। एक सवाल जो सबके मन में आता है कि इतना कंसिस्टेंट और फोकस कैसे रहेंगे? सबको मन होता है, कोई किसी को इधर जाना है उधर जाना है, पार्टी करनी है, 10 दिन बर्बाद हो गया, 5 दिन बर्बाद हो गया। तो इतना कंसिस्टेंट कैसे रहें कि हाँ ठीक है, वही सेम चीज़ सेम एक्टिविटी करके बार बार आपको वही करनी है। एक खाना खा करके भी आदमी बोर हो जाता है, तो सेम चीज़ करके वो आ जाता है ना, सैचुरेशन आ जाता है। तो उससे कैसे ओवरकम करना है कि हमेशा फोकस्ड ही रहना है, वो आपने कैसे किया? ये तो सैचुरेशन सडनली जंप होता है, लास्ट में होगा। अभी आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, बस पढ़ना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहिए, बाद में अपने आप ही चीज़ें हो जाएंगी। एक बार आदत पड़ गई तो आप रास्ते में ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं तो भी आपका पढ़ने का मन करेगा, ट्रेन में भी पढ़ने का मन करेगा, घर पे भी पढ़ने का मन करेगा। जब तक कि घर की सारी जिम्मेदारी आप पर नहीं है, तब तक आपके पास बहाना नहीं है कि आपके पढ़ने का समय नहीं है आपके पास। तो आप ये है कि हैबिट फॉर्मेशन एक बार हो जाए, हाँ, उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, एक किसी बच्चे का सवाल है स्पेसिफिकली आपके लिए है कि एक बच्चा है, उसने अपने दोनों ईयर बर्बाद कर दिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसने कुछ नहीं किया, बेसिक नॉलेज भी नहीं है उसको, बस उसने ठीक है हाँ पास कर दिया जैसे तैसे। अब वो थर्ड ईयर में आया है, तो क्या अब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है और सेम रैंक अचीव कर सकता है या फिर इससे बेटर रैंक अचीव कर सकता है जो आपने किया? तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, लोग 6 महीने में भी अचीव करते हैं, 10 रैंक भी आई है, 40 रैंक भी आई है, कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से बता सकता हूँ। थर्ड ईयर भी बहुत लेट नहीं है, थर्ड ईयर बहुत लेट नहीं है, लेट नहीं है, हाँ। लेट नहीं है, कर सकते हैं। कर सकते हैं। बस एक हैबिट फॉर्मेशन, मतलब मेरी तो एक ही स्टिक रहता हूँ मैं एक ही चीज़ पे, आदत पड़ जाती है तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। समय थोड़ा कम है, लेकिन बस ये है कि शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट्स ढूंढना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है और प्रॉब्लम बढ़ाएगा। वो आगे बात है, गुड थिंग टेक्स टाइम, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो आपके जो 19 सब्जेक्ट के नोट्स थे वो सारे फाइनल ईयर तक बन गए थे सारे? हाँ, बन गए थे, सारे नोट्स बन गए या थर्ड ईयर में बन गए थे? बन गए थे, 2-3 सब्जेक्ट को छोड़ के जो मैंने फाइनल ईयर की शुरुआत में बनाए थे, बाकी थर्ड ईयर तक बन गए थे। तो मतलब आप एक साल एडवांस थे, फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया, नोट्स कंप्लीट हो गए? हाँ, हो गए। तो मतलब आपको रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिला एक साल? हाँ, रिवीजन का टाइम मिला। ये जो टाइम मिला उसमें और चीज़ें करी, फ़ोन चलाया है, फ़ोन चलाया है। हाँ। सही है। तो अब कुछ इंटर्न स्पेसिफिक सवाल हैं। पहला तो ये है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे? तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए आप क्या बताएंगे? जैसे डिस्ट्रैक्शंस तो सबके साथ ही होती हैं, चाहे इंटर्न स्पेसिफिक हो, नॉन स्पेसिफिक हो, कोई भी ईयर हो। फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर पढ़ते पढ़ते, मैंने देखा है लोगों को आसपास बैठे रहते हैं लाइब्रेरी में और फ़ोन चलाते हैं, वो कोई गलत बात नहीं है। सबका मन करता है यूट्यूब शॉर्ट्स देखने का, रील्स देखने का, लेकिन एक चीज़ होती है कि ब्रेक लगाना होता है। जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी रहती थी, मेरी भी आदत रहती थी, शॉर्ट शुरू हो गए तो फिर उंगलियां रोल करती ही रहती थी, तो बस बीच में मैं ये कहता था कि एक पेज और पढ़ लेता हूँ, फिर नेक्स्ट रील देखूँगा, 1 पेज बस। शॉर्ट गोल्स आपने किए? हाँ, एक पेज और। ये तो वो रिवॉर्ड वाला सिस्टम हो गया ना कि एक पेज पढ़ा तो एक रील देखने को मिलेगा। हाँ, तो माइंड को ट्रिक करते वैसे ही हैं, कर दिया कि हाँ ट्रिक करते हैं थोड़ा सा, हाँ। एक पेज और, तो उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से कम हो पाएगा डिस्ट्रैक्शन।
थोड़ा दिमाग दूर भी जाता है ना, दिमाग वापस से नोट्स पे आएगा तो अगला पेज पढ़ने का मन करेगा। जो चीज़ आप कंटिन्यूटी में करते हैं फिर वो वही आदत बन जाती है, वही चीज़ है। हाँ, तो ये भी इंटर्न स्पेसिफिक सवाल है कि इज इट इंटर्नशिप के साथ रोज इंटर्नशिप जाना चाहिए, स्किप भी कर सकते हैं? आपने क्या किया था पर्सनली, और प्रिपरेशन और इंटर्नशिप को साथ में कैसे मैनेज करना है? पर्सनली तो इंटर्नशिप में ऐसा नहीं था, सफिशिएंट तैयारी थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था। तो ये था कि अगर पोस्टिंग में कुछ सीखने को मिले तब तो जाएं, तो कैजुअलिटी की शुरुआत की पोस्टिंग करी थी, कोविड में ड्यूटी लगी थी वो भी करी थी। लेकिन जब फाइल लिखने की बात आ जाती थी तो थोड़ा अवॉइड करते थे, फाइल नहीं सीखने को मिले तो चले जाइए। हाँ, तो अपना पढ़ाई करिए। तो कुछ सब्जेक्ट लास्ट में ऐसा हुआ था कि इंटर्नशिप में मुझे लगा कि मुझे दोबारा पढ़ने चाहिए। अच्छा। मैंने 2 महीने एनाटमी पढ़ी थी क्योंकि एनाटमी वीक हो रही थी, 1 महीने एनेस्थीसिया पढ़ी थी, तो करना पड़ा था क्योंकि वीकनेस रह जाती थी, इसलिए पोस्टिंग स्किप भी करी है बहुत सारी। तो अपने प्रेफरेंस पे है, अगर हो पाए तो जाओ, अगर नहीं हो पाए तो मत जाओ। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जाना ही जाना है या नहीं जाना है? नहीं, ऐसा तो नहीं आपको होगा। लगता है जाना चाहिए, आपको फ़ायदा मिलना है, आपको कुछ सीखने को मिलना है तो आप जाइए, हाँ, नहीं तो मत जाइए। तो मत जाइए। फर्स्ट रिवीजन के बाद का क्या प्रोसेस होता है? फर्स्ट रिवीजन किया, उसके बाद जितने सब्सिक्वेंट रिवीजन्स होते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है? सेम प्रोसेस होता है जो फर्स्ट रिवीजन में था, या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है? नहीं, जैसे फर्स्ट जो रीडिंग होती है वो बाकी सब रीडिंग से अलग होती है। पर्सनली मैंने नोटिस किया है, फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं पता होता है कि सिलेबस कितना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इसका भी आइडिया नहीं रहता है। तो फर्स्ट रीडिंग अपने धीरे धीरे करनी चाहिए, आराम से करनी चाहिए। अब ये इंटर्न स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि इंटर्न्स में नहीं हो सकता, इंटर्न्स के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ ना, ये मिसलीडिंग हो जाएगा अगर मैं कुछ कहूँ। तो इंटर्न्स एक्सेप्शन है। अपना जिस साल जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो सब्जेक्ट सिलेबस में है, अगर उस साल ही हो जाए तो सबसे अच्छा रहता है। तो क्या प्रश्न क्या था? यही पूछ रहा था मैं आपसे। हाँ, फर्स्ट रीडिंग। मल्टीपल। तो फर्स्ट रीडिंग में ये रहता है कि डिटेल में पढ़ना चाहिए, नोट्स ही पढ़ रहे हैं उसी में पढ़ लें तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रहता है। और डिटेल में पढ़ना चाहिए। डिटेल में पढ़ने का मतलब है कि सारी चीज़ें जान लेने की कोशिश करनी चाहिए, जो नोट्स में लिखा हुआ है वो तो पता होना चाहिए, साथ साथ क्वेश्चन लगाने चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में भी क्वेश्चन लगाने चाहिए। सेकंड रीडिंग में पता रहता है, टाइम फ्रेम पता रहता है कि इतने दिन में मैं कर लूँगा, तो आइडिया हो जाता है। हाँ, तो ये मेरा पर्सनल सवाल है कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट या वो सब्जेक्ट जो आप कहते हैं छोड़ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे सवाल आते जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे 1-2 सवाल आते हैं, उनको चक्कर में पढ़ना बहुत पड़ता है। तो आप अपने पर्सनल फेवरेट्स बता दीजिए कि कौन कौन से मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, कि ये सब्जेक्ट तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो आप चांस ले सकते हैं कि हाँ ठीक है आप स्किप कर जाएँ। मुझे लगता है पैथोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पैथो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। हाँ, करना ही करना है, करना ही होता है, एकदम ज़रूरी होता है। ऑब्स गाइनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और एनाटॉमी इम्पोर्टेंट है, पीएसएम इम्पोर्टेंट है। ये सारे करने ही होते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने चाहिए। बाकी छोड़ना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आजकल एनेस्थीसिया से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, पीडिया से भी अचानक से कम हो गए हैं क्वेश्चन, अगली बार हो सकता है ज़्यादा आ जाएँ। लेकिन ऐसे लीस्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स जैसा नहीं होता है कुछ, पढ़ना तो अल्टीमेटली पढ़ेगा ही। जैसे अभी कह रहे हैं एनेस्थीसिया से अभी आना कम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो सबसे हो जाते हैं या किसी से नहीं होते हैं। जैसे वो कौन सा सब्जेक्ट है? डर्मेटोलॉजी है, डर्मा है, ऑप्था है, और मान बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है। मेडिसिन के बारे में क्या बोलेंगे? मेडिसिन तो पढ़नी ज़रूरी है, लेकिन अगर पैथो कवर्ड है, फार्मा कवर्ड है, तो मेडिसिन हो जाती है। इसी के साथ हम इंटरव्यू के फाइनल उसमें आ गए, तो फाइनल रिमार्क्स फॉर स्टूडेंट्स के बारे में क्या, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? बस ये है कि सबको पता है कि यहाँ हम आए हैं तैयारी करके, मेहनत करके, एग्ज़ाम क्लियर करके, यहाँ से निकलेंगे भी एग्ज़ाम क्लियर करके ही। तो पढ़ाई तो अल्टीमेटली करनी पड़ेगी भाई, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं। और हमेशा ऐसा समय आएगा जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन रहेगी, इरिटेशन रहेगी, हतोत्साह रहेगा। तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना चाहिए कि जो एक कहावत है कि लोहे में जंग लगता है, लोहार के हाथों में नहीं लगता। हम सब मेहनती आदमी हैं, सब मेहनत करके आए हैं, तो हमारे हाथों में कभी जंग नहीं लगेगा। हम आगे भी मेहनत कर सकते हैं, भले ही हमारा टच ख़त्म हो गया, लेकिन हम मेहनत करेंगे तो अल्टीमेटली हमें सक्सेस मिलेगी। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए
पंप अप रखना चाहिए अपने आप को, बस इतना ही पंप कहना। अप नहीं आप कुछ करते हो, मेडिटेशन टाइप कुछ करते हो आप? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये सब मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज है कुछ भी? नहीं। तो अंदर से ही आता है कि हाँ ये करना चाहिए, हाँ, आ जाता है आ जाता है। थोड़ा बहुत। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, बुक्स बुक्स का तो आपने पढ़ी? हाँ, बुक्स पढ़ी हैं। जैसे कौन कौन सी? हैरिसन नहीं पढ़ी है मैंने, कैसे नहीं पढ़ी है? सिर्फ नोट्स पढ़े थे और बाकी बुक्स पढ़ी हैं। रॉबिन्स पढ़ी आपने? हाँ, रॉबिन्स पढ़ी है। तो अगर आप ये कहें कि सारे ईयर्स में एक स्टैंडर्ड बुक भी आपको पढ़नी चाहिए, हाँ, तो रॉबिन्स रॉबिन्स होगी ही। या गाइटन होगी? नहीं, रॉबिन्स होगी। रॉबिन्स होगी, हाँ, बाय मार्जिन। बाय मार्जिन। हाँ, रॉबिन्स ही होगी, लेकिन उसी साल पढ़े तो अच्छा है जिस ईयर में बाद है। में तो नहीं पढ़ पाएंगे, बाद में इंटर्नशिप में तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं बाकी आपने हैरिसन नहीं पढ़ी? नहीं, जो सर्जरी की आती है बेनियन, थोड़ी सी पढ़ी है, थोड़ी सी पढ़ी, हाँ। बाकी वो भी नोट से किया नोट से ही किया। और पीडीएफ क्वेश्चन नोट से ही आते हैं। क्वेश्चन नोट से ही आते हैं, क्वेश्चन तो स्पेसिफिक ही आते हैं भाई। हाँ, स्पेसिफिक। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच बॉस, और हमारे साथ जुड़े और हमारे बच्चों को आपने मार्गदर्शन भी दिया कि आपने मार्गदर्शन भी दिया कि उन्होंने इतना अच्छा आपका इंटरव्यू सुना। वो पक्का, मेरे को उम्मीद है कि वो आपसे कुछ ना कुछ पक्का सीखेंगे। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।